मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में फिर से हम लोग सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड डेरिवेशन किए थे कि कोई भी यूनिट सेल का डेंसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ आज हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर विथ nearest neighbor distance 365.9 picometer, the density of sodium is। तो पहले कैसे बनाएंगे? हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया सोडियम का? हमें क्वेश्चन में सोडियम का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिया है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब हुआ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। जब भी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अगर हमें क्वेश्चन में कह रहा है तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हम लोग मानेंगे। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता था। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में हम लोग नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या पढ़ते थे? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होता था, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बीसीसी स्ट्रक्चर का वो कितना होता था? वो होता था √3a/2, दैट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और हमें दिया हुआ 365.9 पिकोमीटर। तो यहां से 365.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो इसे 365.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर दैट इज इक्वल टू √3 इंटू a/2। यहां से अगर हम a का वैल्यू को निकालें, ये a का वैल्यू को निकालें तो 365.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। ये a का वैल्यू हमारा आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। √3 का वैल्यू याद रखना 1.73 होता है, 1.732। ठीक है, तो हमारा एज लेंथ आ गया, a आ गया। जब a आ गया तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं रो इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं Zm/Na इंटू AQ। Z हमें मालूम है, बीसीसी स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दे दिया बीसीसी स्ट्रक्चर। तो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए Z का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है इंटू मोलर मास सोडियम का पता है 23 होगा डिवाइडेड बाय Na एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एज लेंथ हमें पता है। यहां से हम एज लेंथ को पुट करेंगे। आंसर जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो 10⁻⁻12 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना क्या आ जाएगा? ये सेंटीमीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर। अब ये एज लेंथ को यहां पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करके पुट करेंगे और होल क्यों करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, डेंसिटी हमारा आ जाएगा। और ये आना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करके 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास इसका डेंसिटी आना चाहिए। तो पहले तो हमने एनएनपी निकाल दिया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, वहां से एज लेंथ आ गया हमारा। अब एज लेंथ को यहां पे पुट करेंगे, मोलर मास सोडियम का पता है, जेड बीसीसी स्ट्रक्चर पता था, Na पता है, सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली हमारा डेंसिटी 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट हैज a BCC structure with cell edge that means edge length दिया हुआ है 288 picometer. The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. तो क्वेश्चन में भी बोला the number of atoms present in 208 gram of the element edge. पहले में edge length दिया हुआ है, edge length हमारा दिया हुआ है 288 picometer इक्वल टू 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है, 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटीमीटर में आ गया एज लेंथ हमारा। एंड बीसीसी स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर इसका मतलब जेड का वैल्यू 2 होगा। एलिमेंट का डेंसिटी हमारा दे दिया, डेंसिटी इक्वल टू दे दिया 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज ऑलरेडी गिवन। अब क्या करते हैं, यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, रो इक्वल टू Zm डिवाइडेड बाय Na
इंटू ए क्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डेंसिटी इक्वल टू z इंटू एन बाई एन ए इंटू ए क्यू। यहां से हम क्या करते हैं, मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। ये मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर मास अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम, इज लेंथ का होल क्यूब है मतलब वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा हमारा z आ जाएगा। ठीक है, यहां से मोलर मास को निकालते हैं। तो मोलर मास इक्वल टू डेंसिटी इज ऑलरेडी गिवन, ये हमारा है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। याद रखना यूनिट को थोड़ा देख लेना है, एक यूनिट में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये पिकोमीटर में दिया हुआ था तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। एवोगाड्रो नंबर पता है 6.022 × 10 टू द पावर 23। एज लेंथ हमें पता है, ये हो गया 288 × 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय z। बीसीसी के लिए z पता था, ये हमारा 2 आया। अब मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद मोलर मास हमारा आएगा। मान लेते हैं ये मोलर मास कुछ देख लीजिएगा कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद। कंसीडर कर लिया x ग्राम पर मोल आया, क्योंकि मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है। तो मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा मोलर मास आ रहा है वो x ग्राम पर मोल आ रहा है। अब हम लिख सकते हैं दैट मींस x मोल ऑफ द एलिमेंट का अगर x मोल लेंगे, x ग्राम लेंगे, x ग्राम अगर एलिमेंट का लेंगे तो 1 मोल मिलेगा। और 1 मोल में कितने आइटम होता है, 6.022 × 10 टू द पावर 23 आइटम्स होगा। x ग्राम अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो x ग्राम, ये मोलर मास हमारा सॉल्व करने के बाद इसको कर लीजिएगा, हमने x मान लिया। x ग्राम हम एलिमेंट लेंगे तो उसमें 6.022 × 10 टू द पावर 23 आइटम्स होगा। तो क्वेश्चन में बोला कि 208 ग्राम में कितना एटम होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6.022 × 10 टू द पावर 23/x एटम। हमें क्वेश्चन में दिया 208 ग्राम में कितना एटम होगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 6.022 × 23/x × 208 एटम्स। यहां से x ये सॉल्व करने के बाद आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 208 इससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो आंसर जो है वो आपका आना चाहिए 2.4 × 10 टू द पावर 24। दैट विल बी द आंसर। इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये समझना है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा इक्वल साइज का अगर बहुत सारा स्फीयर है तो हम उसे किस टाइप से 3D में पैक करें या 2D में पैक करें, ताकि मिनिमम से मिनिमम हमारा वैकेंट स्पेस खाली जगह होना चाहिए और मैक्सिमम स्पेस स्फीयर से भरा होना चाहिए। तो ये एक्चुअली में क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्पेस is occupied by particles, atoms, molecules, ions और minimum vacant space। हमें इस टाइप से स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रखना है स्फीयर का, ताकि हमें जो वैकेंट स्पेस उसमें आना चाहिए वो बिल्कुल मिनिमम आना चाहिए और उसमें जो पैकिंग होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम उसको क्लोज पैकिंग बोलते हैं ना। जो क्लोज पैकिंग करते हैं हम लोग अलग अलग डायमेंशन में करते हैं, जैसे क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन, कुछ इस टाइप से। तो पहले डिस्कशन कर रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ये 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का मतलब हुआ कि स्फीयर जो रखा हुआ है हमारे पास वो सारे के सेंटर को आपस में अगर हम कनेक्ट करें तो या तो x एक्सिस बनेगा या y एक्सिस बनेगा या सिर्फ z एक्सिस बनेगा, ओनली वन एक्सिस फॉर्म होगा उसके सेंटर से, तो 1 डायमेंशन कहलाता है। जैसे कि 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहलाएगा, क्योंकि ये जो स्फीयर रखा हुआ है उसके एक्सिस को अगर हम इसके सेंटर को कनेक्ट करें तो सिर्फ एक एक्सिस बनेगा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते थे, कुछ इस ऐसे, हम चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते थे। तो जब भी इसके सेंटर को कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ सिंगल एक्सिस बनेगा, तो हम लोग इसको 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन पैकिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।
पैकिंग में एक किसी भी पर्टिकुलर एटम के सराउंडिंग में उससे टच करता हुआ जितना एटम होगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर हम 20 से कोई लेते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये एज्यूम करते हैं कि मेरे पास जो स्फीयर्स है, जो एटम्स है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है। तो हम कभी भी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमसे पूछा गया जैसे ये वाले का, तो इसके सराउंडिंग में एक ये है और एक ये है, तो 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बट अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया तो कभी नहीं बोलना है कि इसके सराउंडिंग में सिर्फ एक है, क्योंकि इसके पीछे भी हम इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो होल इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करें 1 डायमेंशन में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 2 होगा। नाउ अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। 1D में हमारा क्या होता था कि स्फीयर के सेंटर को कनेक्ट करने के बाद सिर्फ एक ही एक्सिस बनता था, आइदर x, y और z। अब यहां पे क्या होगा, 2 डायमेंशन का मतलब होगा 2 एक्सिस बनेगा, एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि 2 एक्सिस अगर हम आपस में मिला दें xy या yz या zx तो एक प्लेनर 2D प्लेन बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो क्लोज पैकिंग 2D है, 2 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग होता है वो 2 टाइप का, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले तो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग का बात करते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता क्या है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाने का तरीका क्या होता है कि आप 1 डायमेंशन एक क्लोज पैकिंग ऐसे बनाइए, एक लेयर ऐसे रखना है और जस्ट इसके नीचे, ये जस्ट इसके नीचे ऐसे टच करता हुआ सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इसी टाइप का और भी हम आगे बना सकते हैं। ये दोनों का डिस्कशन अभी करेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा। नाउ स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोग कहते हैं किसको है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो सराउंडिंग वाला जो स्फीयर है उसको आपस में कनेक्ट करें, 4 स्फीयर को जो हम यहाँ पे कनेक्ट किए हुए भी हैं, तो इससे हमें क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि अगर हम ये स्फीयर को कंसीडर करें 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 स्फीयर को कंसीडर करें तो इनके मिलने से एक बीच में यहाँ पे खाली जगह है, तो इसको ये वॉइड है, तो ये जो खाली जगह दिख रहा है वो कितने इस टाइप के कर्व से मिलकर बना हुआ है, ऐसा है, लाइन तो नहीं है, कर्व लाइन। तो 1 2 3 4, तो हम लोग इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर वॉइड, रेक्टेंगुलर वॉइड। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में किस टाइप का वॉइड बनेगा, रेक्टेंगुलर वॉइड का फॉर्मेशन होगा। यहां पे हमसे पूछ दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जैसे हम ये स्फीयर का हम बीच से ही चेक करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में भी बहुत सारा है, इधर भी है, इधर भी है, नीचे भी है, तो बीच वाले का जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है तो बीच वाले का। इसका मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर हमसे पूछ दिया तो इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में देखेंगे, ये है, ये है, ये है, ये है, और तो कोई इससे टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पहली बात अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर वॉइड इज फॉर्म्ड, यहां पे रेक्टेंगुलर वॉइड बना। एंड नंबर 2 बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक पार्टिकुलर स्फीयर के सराउंडिंग में डायरेक्टली उससे 4 स्फीयर टच कर रहा है, दैट मींस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और अगर हम बात करें, ये याद रखना है कि इसमें कितना परसेंट स्पेस भरा होता है और कितना परसेंट स्पेस खाली होता है। तो थर्ड पॉइंट ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 52.4% स्पेस इज occupied by a sphere, that means atom, and rest is void. पहला रेक्टेंगुलर वॉइड बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, किसी एक स्फीयर के सराउंडिंग में 4 स्फीयर रहेगा। और थर्ड इस टाइप के पैकिंग में अगर हम बात करें तो 52% स्पेस, मतलब 52% स्पेस बोलने का मतलब
52% इसका जो वॉल्यूम होगा वो ऑक्यूपाई भरा हुआ होगा, और रेस्ट जो स्पेस होगा 100 माइनस 52.4% वो क्या होगा, वॉइड होगा। इस बात को ध्यान देना है। ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारे पास है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कुछ पार्ट्स हम ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये तो एक्चुअली में क्लोज पैकिंग है नहीं, बट हम इन दोनों को कंपैरिजन करना है, इसलिए हम कुछ इस टाइप से बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर। ये क्योंकि आपस में ये टच नहीं कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, ये डायगोनली टच कर रहा है, ऐसे जैसे फेस सेंटर क्यूबिक में होता था। फेस सेंटर बनता था ना ऐसे, जो फेस सेंटर बनता था, तो फेस सेंटर में ऐसे डायगोनली क्या होता था, एटम टच करता था। तो एफसीसी का एक तो फेस हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, बस। एक्चुअली में स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये है, बट हमें थोड़ा इससे कंपैरिजन करना है। अब हमें यहां से अगर पूछ दिया ऐसे केस में कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा 2D में। 2D में एक तो अभी हम पढ़े कि 3D कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो 52.4% स्पेस वो ऑक्युपाई करता है, रेस्ट हमारा क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे अगर बात करें तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन का बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D, पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं 2D में, तो याद रखना है 2D में जब भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। बट 2D में अगर जब भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, ऑक्युपाइड एरिया बाय टोटल एरिया, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। जब भी 2D में हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, ऑक्युपाइड एरिया बाय टोटल एरिया, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ इसका हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, इसका हम पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। अब इसका हम पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैसे निकलेगा, ये हमारा R है, ये हमारा R है, मतलब ये एक्चुअली में स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये सारा उसका साइड कितना हो गया, 2a हो गया। अब पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू ऑक्युपाइड एरिया, ये कितने एरिया को ऑक्युपाइड किया है इसको समझना है, ये कितने एरिया को ऑक्युपाइड किया है। तो अब यहां पे देखना है हमें, देखिए अगर ऐसा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, सिर्फ ये पार्ट, ये वाला सिर्फ ये पार्ट को कंसीडर करना है। तो ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, अगर ऐसा 1 2 3 4, ये सिर्फ हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, मतलब सिर्फ ये स्क्वायर में निकालना है कि कितना ऑक्युपाइड है और कितना वैकेंट है, कितना 2D में जगह भरा हुआ है और कितना खाली है, सिर्फ ये स्क्वायर में हम चेक करना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब पार्ट तो बाहर में है, सिर्फ स्क्वायर के अंदर में हम निकालना चाहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। तो ये वाला पार्ट ऐसा 1 2 3 4 ऐसा 4 हम आपस में मिलाते हैं तो एक सर्कल बनता है। ये जो दिख रहा है ऐसा 1 2, ये वाला 4 ऐसा मिलाने के बाद एक सर्कल बन रहा है। मतलब ये जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये चारों को आपस में ऐड करेंगे तो एक सर्कल के बराबर आएगा ये। इसका मतलब ऑक्युपाइड एरिया, ये स्क्वायर के अंदर में जो सर्कल ने एरिया ऑक्युपाइड किया वो इफेक्टिवली अगर देखा जाए ये चारों मिलाकर तो एक सर्कल के एरिया के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट ही इसके अंदर में जा रहा है। यहां 1/4 जा रहा है, यहां 1/4 जा रहा है, यहां 1/4 जा रहा है, सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऑक्युपाइड एरिया एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई टोटल एरिया, मतलब ये पूरे स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो एक इसके इक्वल
2r का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 4r स्क्वायर। इसको काटो तो ये आ रहा है हमारा पाई बाई 4 के आसपास आ रहा है। ठीक है, दिस इज पाई बाई 4 के आसपास आ रहा है हमारा। ठीक है, इफेक्टिवली हमने इसको ऐड किया 1 2 3 4 ये चारों को हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो इफेक्टिवली हमें क्या मिल रहा है एक सर्कल मिल रहा है। तो ये पूरा हमें एक सर्कल के बराबर मिला पाई आर स्क्वायर और ये कितना है कितना पूरा स्क्वायर का एरिया कितना होता है a का स्क्वायर। तो a इक्वल टू क्या है हमारा 2r यहां पे लिख दे रहे ये वाला हमारा a हो गया। सॉल्व किया हमने पाई बाई 4 आया। नाउ तो अब अगर बात करें ये दोनों में डिफरेंस है बस यहाँ पे हमने 4 बॉल लिया बीच में वैकेंट यहाँ पे 4 बॉल आपस में टच करता हुआ नहीं लेना है अलग अलग लेना है और बीच वाला जो सेंटर में जैसे बॉडी सेंटर में रखते थे वो वाला बॉल इन चारों से टच करेगा। बस हमें ये वाला और ये वाला दोनों में चेक करना है किसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी-कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ मिन हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें ये a पता होगा ये a हमें पता होगा। यहां तो टच कर नहीं रहा है ये दोनों को हम लिख नहीं सकते r प्लस r इक्वल टू a नहीं लिख सकते लेकिन एक तो कंफर्म है यहां पर कि ये ऐसे डायगोनली टच कर रहा है ये डायगोनली टच कर रहा है। तो अगर हम यहां बात करें a ये वाला मेरा b ये वाला मेरा c तो ये एंगल 90 डिग्री है तो हम यहां लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ab हमारा किसके इक्वल होगा ये ab में क्या आ रहा है ये r आ रहा है ये r आ रहा है ये r आ रहा है तो ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r होगा। ये वाला a है तो एक्चुअली में ये वाला भी a होगा क्योंकि ये सारा साइड आपस में इक्वल है स्क्वायर है तो ab इक्वल टू 4r हो गया और ab इक्वल टू 4r हो गया तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं ना ab स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा ये हमारा किसके इक्वल आएगा √2a का इक्वल आ गया और ab हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कितना कितना हमने निकाला है ab का ab 4r है तो यहां हम लिख सकते हैं ना क्या लिख सकते हैं 4r इक्वल टू √2a तो a कितना हो जाएगा 4r बाय √2 तो a इक्वल टू 2√2r ये वाला वैल्यू मिला हमें कि a का वैल्यू 2√2 बाय r इक्वल आ रहा है। नाउ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा ये समझना है थोड़ा। अगर हम बात करें ये इफेक्टिवली ये जो स्क्वायर है इसमें ये कॉर्नर ये जो बार बार दिख रहा है कॉर्नर वाला जो सर्कल है वो कितना पार्ट कर आ रहा है इसमें 1 2 3 4 ये पूरा 4 मिलकर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े थे 1 2 3 4 ये चारों मिलकर पाई आर स्क्वायर और ये वाला जो बीच वाला मिडिल वाला जो सर्कल है सेंटर वाला ये तो फुल्ली ऑक्यूपाई कर रहा है सर्कल में ये स्क्वायर में तो ये भी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा ऑक्यूपाइड एरिया। ये 4 के कारण ये स्क्वायर में ये 4 के कारण इफेक्टिवली एक सर्कल मिला तो पाई आर स्क्वायर और ये दूसरा पाई आर स्क्वायर बाय नीचे कितना होगा a स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है हमारा और ये √2 into √2 2 और 2 into 2 4 तो ये मिल रहा है हमारा 8r स्क्वायर कैंसिल 4 दैट मींस यहां से भी अगर हम चेक करें ये वाले स्ट्रक्चर में भी अगर हम चेक करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन हमें कितना मिला तो ये भी हमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना मिला पाई बाई 4 मिला। इसका मतलब इस टाइप का पैकिंग होगा या इस टाइप का पैकिंग होगा 2D में चाहे इस टाइप का पैकिंग होगा या 2D में इस टाइप का पैकिंग होगा इन दोनों वाले केस में इक्वल पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 में मिलता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D इसका डिस्कशन करते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में डिफरेंस है
स्क्वायर क्लोज पैकिंग जब हमें बनाना होता था तो ये वाला जो मेरे पास स्फीयर था, इसी के जस्ट नीचे हम लोग स्फीयर को रखते थे, जस्ट नीचे और रिपीट करते थे। बट जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएंगे तो इसमें ये जो लेयर है, ये जो स्फीयर है, इन दोनों के बीच से होता हुआ एक बनाएंगे स्फीयर, फिर इन दोनों के बीच से होता हुआ एक स्फीयर बनाएंगे जो इसको टच करेगा, फिर इन दोनों के बीच से ये टच करता हुआ स्फीयर हम लोगों को बनाना है इस टाइप से। तो अगर इस जगह पे हमें पूछे ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता क्यों है, क्योंकि अगर हम ये वाले स्ट्रक्चर को अगर हम एनालाइज करें, ये वाले स्ट्रक्चर को देखें, तो हमें एक हेक्सागोन मिलेगा 1 2 3 4 5, ये हेक्सागोन मिला, इसलिए हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D बोलते हैं। दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो एक बीच वाला स्फीयर को उठा लेते हैं, कहीं पे भी हम चेक कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी चेक कर सकते हैं, इसके आगे भी हमें एज्यूम करना होगा, इसका चेक करें तो इसके नीचे इधर भी एज्यूम करना होगा, इसके बीच से उठाते हैं। तो बीच से उठाते हैं तो ये एक है 1 2 3 4 5 6। तो पहला बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहां हमें मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्फीयर, ये 6 मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर का हमें 6 मिलेगा। नंबर 2, यहां पे जो वॉइड बना 1 2 3 वो 4 के कांटेक्ट में बनता था, रेक्टेंगुलर वाला वॉइड, यहां जो वॉइड बन रहा है वो 3 के कांटेक्ट में बन रहा है, ये वाला एक स्फीयर इधर, एक इधर और एक इधर, तो यहां पे ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है। दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड, दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड, यहां जो वॉइड बना वो ट्रायंगुलर वॉइड बना, तो लिख सकते हैं ट्रायंगुलर वॉइड इज फॉर्म, ट्रायंगुलर वॉइड इज फॉर्म। अब ध्यान देना है, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड है, ये दो टाइप का बना यहां पे। एक जो ट्रायंगुलर वॉइड बना, ये वाला जो बना, इसका ये वाला जो एपेक्स है, वर्टेक्स, ये अपवर्ड है, और ये वाला जो बना, इसका अपेक्स डाउनवर्ड है। अपवर्ड एपेक्स, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड, फिर से ये अपवर्ड, फिर से ये डाउनवर्ड, फिर से ये अपवर्ड डाउनवर्ड, अल्टरनेटिवली चल रहा है। तो ट्रायंगुलर वॉइड में एक जो वॉइड मिला वो मिला अपवर्ड एपेक्स वाला, और ये जो वॉइड मिला वो डाउनवर्ड एपेक्स का वॉइड में मिला। दिस इज अपवर्ड एपेक्स वॉइड एंड दिस वॉइड इज डाउनवर्ड एपेक्स वॉइड। ये दोनों वॉइड एक ही आइडेंटिकल, बस एक का एपेक्स जो है वो अपवर्ड है और एक का एपेक्स डाउनवर्ड है। तो ट्रायंगुलर वॉइड बनता है वो दो टाइप का, एक अपवर्ड एपेक्स और एक डाउनवर्ड एपेक्स। अब ये वाले स्ट्रक्चर में हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D इक्वल टू व्हाट, ये होमवर्क है। बस ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम यहां से हटा देते हैं और सिर्फ ये एज्यूम करना है हम लोगों को, ठीक है। और उसके बाद इसका पैकिंग फ्रैक्शन आपको बताना है कितना होगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन, वही ऑक्युपाइड एरिया बाय टोटल एरिया। एक हेक्सागोन हमने बना लिया, प्लेनर हेक्सागोन हमने बना लिया। अब ये प्लेनर हेक्सागोन में हमें बताना है कितना इसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।